हेलो एवरीवन, फिजिक्स फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आज का हमारा टॉपिक नेम है ऑप्टिक्स। यहाँ पे आपको ऑप्टिक्स, रे ऑप्टिक्स एंड वेव ऑप्टिक्स से भी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और ये वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है उन बच्चों के लिए जो अपने पीजीटी फिजिक्स एग्जाम की तैयारी कर रहे हों, चाहे वो किसी भी स्टेट्स के हों। राइट, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। रे ऑप्टिक्स इज वैलिड व्हेन द कैरेक्टरिस्टिक्स डायमेंशन आर मच larger than wavelength of light, much smaller than wavelength of light of the order of 1 millimeter of the same order as wavelength of light। देखिए यहाँ पे बात हो रही है रे ऑप्टिक्स की। अगर आपको याद है वेव ऑप्टिक्स की जब मैं बात करती हूँ तो वेव ऑप्टिक्स में क्या होता है कि जो आपका साइज है किसी भी ऑब्जेक्ट का, वो साइज कंपेरेबल होना चाहिए जितनी लाइट की वेवलेंथ है। ये स्टेटमेंट है वेव ऑप्टिक्स के अकॉर्डिंग। लेकिन रे ऑप्टिक्स क्या बोलती है कि जो आपका साइज है किसी भी ऑब्स्टेकल का या किसी भी ऑब्जेक्ट का, वो ज़्यादा होना चाहिए वेवलेंथ ऑफ द लाइट की। राइट, आपकी वेवलेंथ ऑफ लाइट जो है वो फिक्स है, लेकिन आपका जो ऑब्जेक्ट का साइज है वो क्या होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर ए जो है मच लार्जर देन द वेवलेंथ ऑफ लाइट, ये क्या है आपका सही आंसर है। सेकेंड क्वेश्चन है द रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन ऑफ लाइट इन अ मीडियम इज ड्यू टू, कि जो रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन ऑफ लाइट है मीडियम में वो किसके थ्रू होती है। इट्स शॉर्ट वेवलेंथ, इट्स हाई फ्रीक्वेंसी, इट्स हाई वेलोसिटी या द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम। तो देखिए आपको पता है लाइट कभी भी प्रोपेगेट करती है तो वो हमेशा एक क्या करती है, स्ट्रेट पाथ फॉलो करती है, जिसको हम रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन भी बोलते हैं। और ये तब तक इस पाथ को क्या करेगी, कंटिन्यू करती रहेगी जब तक इसके पाथ में कोई ऑब्जेक्ट ना आ जाए। ऑब्जेक्ट आ भी जाता है लेकिन ये यहाँ से रिफ्लेक्ट बैक होके फिर से अपने रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन को क्या करती है, ये कंटिन्यू करती है। तो ये हो क्या रहा है, देखिए रेक्टिलिनियर पाथ जो है तब तक चलता रहेगा। देखिए ये लाइट आगे चलती रहेगी, आगे से आगे चलती रहेगी। अगर ये मीडियम एयर है और यहाँ पे मैं बोल दूँ कि यहाँ पे दूसरा मीडियम क्या है, यहाँ पे वाटर है, यहाँ पे ये गई, ठीक है, वाटर में जाके थोड़ी सी क्या हो जाएगी, ये बेंड हो जाएगी। तो जो देखिए रेक्टिलिनियर जो पाथ है वो क्या हो गया, यहाँ पे डिस्टर्ब हो गया, क्योंकि आपकी लाइट जो है कहाँ चली गई, अब यहाँ पे चली गई। तो ये बेसिकली हो किसकी वजह से रहा है, देखिए एयर का अपना क्या है, एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है और वाटर का अपना एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन तभी तक होता है जब आपकी लाइट जो है किसी एक पर्टिकुलर मीडियम में ही क्या करे, ट्रैवल करे। किसी और मीडियम में जाके ऑब्वियसली ये थोड़ी सी क्या हो जाती है, बेंड आउट हो जाती है। वेवलेंथ का इसके साथ कुछ लेना देना नहीं है, फ्रीक्वेंसी का इसके साथ कुछ लेना देना नहीं है, वेलोसिटी का भी इसके साथ कुछ लेना देना नहीं है। तो बेसिकली किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम, कि उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ मैन हु इज 1.40 मीटर टॉल स्टैंड्स in front of a mirror and can just see himself from head to toe, assuming that his eyes are 0.14 meter below the top of his head. The minimum height of the mirror is 1.40 meter, 1.26 meter, 0.70 meter, 0.63 मीटर। अब देखिए इस क्वेश्चन को समझाने का बहुत एक सिंपल सा तरीका है कि अगर मैं बोलूँ कि आपकी हाइट कितनी है, 20 फीट के हो आप, और अगर आपको अपनी फुल इमेज देखनी है मिरर में, तो मिरर कितनी हाइट का होना चाहिए, ऑब्वियसली आपकी हाइट का आधा। आपकी हाइट कितनी है, 20, और ये आधा कितना बना, तो मिरर आपको कितना ही फीट का चाहिए, 10 फीट का चाहिए। वही वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे हम यहाँ पे 1/2 मिरर की हमें क्या चाहिए, हाइट चाहिए, ठीक है। तो 1/2 और मैन की हाइट यहाँ पे कितनी दी गई है, 1.40, तो जब मैं इसको डिवाइड करूँगी तो ये कितना आएगा, 0.63 मीटर। सो ऑप्शन नंबर डी जो है वो क्या है, इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है टू गेट 3 इमेजेस ऑफ अ सिंगल ऑब्जेक्ट वन शुड हैव 2 प्लेन मिरर्स एट एन एंगल ऑफ। अब देखिए आपको इमेजेस बनानी है, 3 इमेजेस बनानी है और ऑब्जेक्ट आपके पास सिंगल ही है और आपके पास दिए गए हैं 2 प्लेन मिरर, और ये पूछा गया है कि आपने वो किस एंगल पे रखोगे कि आपको एक ही ऑब्जेक्ट की कितनी इमेजेस मिल जाए, 3 इमेजेस मिल जाए। तो यहाँ पे एक बहुत अच्छा फॉर्मूला है, दैट इज n विच इज़ इक्वल टू 360 डिग्री डिवाइडेड बाय थीटा -1। एन यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ इमेजेस को। नंबर ऑफ इमेजेस आपसे 4 भी पूछ सकता है, 5 पूछ सकता है एग्जामिनेशन, ठीक है। तो एन यहाँ पे कितना बोला गया है, 3 एज इट इज पुट कर दिया हमने, 360 डिग्री थीटा,
और यहाँ पे जब मैंने इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया ऊपर तो ये कितना आ गया थीटा, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया 3 थीटा आया, तो यहाँ पे कितना आया 360 डिग्री माइनस ऑफ थीटा। आगे फर्दर सॉल्व करेंगे, कितना बन जाएगा 3 थीटा प्लस थीटा विच इज इक्वल टू 360 डिग्री, 4 थीटा विच इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो यहाँ से मेरे पास थीटा की कितनी वैल्यू आ रही है, यहाँ पे 360 डिग्री डिवाइडेड बाय 4, तो थीटा मेरे पास आया यहाँ पे 90 डिग्री। तो आपने टू प्लेन मिरर्स जो हैं कैसे रखोगे, आप परपेंडिकुलर रखोगे 90 डिग्री के एंगल पे, तभी आपको उस सिंगल ऑब्जेक्ट की कितनी इमेजेस मिलेंगे, 3 इमेजेस मिलेंगे। तो ये देखिए आपने ये वाला फॉर्मूला याद रखना है। यहाँ पे अगर आपको नंबर ऑफ इमेजेस काउंट करने के लिए पूछा जा सकता है, यहाँ पे हमें पूछा गया था एंगल, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये ग्रेजुएशन लेवल का क्वेश्चन है। अ प्लेन मिरर प्रोड्यूसेस अ मैग्निफिकेशन ऑफ -1 +1 0 बिटवीन 0 एंड इन्फिनिटी। तो आपको पता है मैग्निफिकेशन क्या होती है, हाइट ऑफ द इमेज डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। और यहाँ पे बात हो रही है देखिए प्लेन मिरर की। तो प्लेन मिरर के केस में देखिए जब भी हम कॉन्वेक्स मिरर या कॉनकेव मिरर की बात करते हैं तो वहाँ पे रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनती है, वर्चुअल इमेजेस भी बनती हैं, धुंधली इमेज बनती है, बहुत शार्प इमेज बनती है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे बात हो रही है प्लेन मिरर की। प्लेन मिरर जो कि आपके घरों में यूज़ होता है, तो आपको पता है आप जब भी मिरर के सामने खड़े होते हो तो आपकी इमेज किस तरीके की बनती है, पूरी क्लियर बनती है, और जितनी आपकी डिस्टेंस होती है उतनी ही आपकी इमेज की डिस्टेंस के इक्वल होती है वो, तो बिल्कुल क्लियर इमेज बन रही है। तो यहाँ पे वो क्या है, मैक्सिमम मैग्निफिकेशन को क्या करता है, प्रोड्यूस करता है आपका जो प्लेन मिरर होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी +1 क्या है, इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ लाइट रे इज इंसिडेंट नॉर्मली ऑन अ प्लेन मिरर, द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन विल बी। कि ये देखिए ये आपका प्लेन मिरर है और यहाँ पे आप खड़े हुए हो और यहाँ से इंसिडेंट रे ऑफ लाइट किस तरीके से जा रही है, इंसिडेंट नॉर्मली इस तरीके से, ठीक है। नॉर्मली क्या हो रही है, आपकी रे ऑफ लाइट यहाँ पे इंसिडेंट हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको इमेज दिख जाती है, ठीक है। तो देखिए एंगल कितना बन रहा है यहाँ पे 0 डिग्री, ये इंसिडेंट वाली लाइट है और रिफ्लेक्शन कहाँ बन रही है यहाँ पे। तो यही आपकी क्या है, किसकी, आपकी कौन सी है, ये रिफ्लेक्शन रे, ये आपकी इंसिडेंट रे है, ये आपकी रिफ्लेक्शन रे है। तो एंगल देखिए कितना बन रहा है यहाँ पे 0 डिग्री। अगर रिफ्लेक्शन आपकी इंसिडेंट रे ये हो और आपका रिफ्लेक्शन ये हो तो ये कंप्लीट एंगल कितने का बनता है, 180 डिग्री, जो कि कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स केस में होता है। लेकिन यहाँ पे बात हो रही है प्लेन मिरर की। तो देखिए आप यहाँ पे खड़े हो, इमेज आपकी यहाँ पे बन रही है और रे ऑफ लाइट इसके जा रही है, तो एंगल कितना आ रहा है यहाँ पे 0 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ बीम ऑफ लाइट रेज फॉल्स ऑन अ प्लेन मिरर एंड फॉर्म अ रियल इमेज, सो द इंसिडेंट रेज आर पैरेलल, डाइवर्जिंग, कन्वर्जिंग। स्टेटमेंट ये गलत है। ये आपका प्लेन मिरर है और बीम ऑफ लाइट क्या है, मीन्स नंबर ऑफ लाइट रेज, ये इंसिडेंट हो रही हैं प्लेन मिरर के ऊपर और बना क्या रही हैं, एक तरीके की रियल इमेज बना रही हैं। सपोज अगर आप यहाँ पे खड़े हो और यही आपको इमेज में कहाँ दिख रहा है, प्लेन मिरर में इस तरीके से दिख रहा है। तो हो क्या रहा है, बेसिकली ये सारी की सारी रे ऑफ लाइट क्या हो रही हैं, बेसिकली कन्वर्ज हो रही हैं, तभी आपकी इमेज यहाँ पे क्या बन रही है, रियल बन रही है। तो ये इंसिडेंट रेज किस तरीके की हैं, कन्वर्जिंग टाइप की है। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एविडेंस ऑफ वेव नेचर ऑफ लाइट कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम, कि जो वेव नेचर ऑफ लाइट है, ठीक है, वो किससे ऑब्टेन नहीं होता है। देखिए वेव नेचर ऑफ लाइट डॉपलर इफेक्ट से भी ऑब्टेन किया जा सकता है, इंटरफेरेंस से भी किया जा सकता है, डाइफ्रैक्शन से भी किया जा सकता है, क्योंकि ये सारे के सारे क्या हैं, डॉपलर इफेक्ट, डाइफ्रैक्शन एंड इंटरफेरेंस जो है ये क्या करते हैं, एक्ट करते हैं एज अ वेव फ्रंट, ठीक है। जो भी आपका पॉइंट होता है वेव फ्रंट का, वो एक तरीके से एक्ट करते हैं एज अ सोर्स ऑफ सेकेंडरी वेव। लेकिन जो रिफ्लेक्शन वाला केस है ये एक्सप्लेन होता है आपका रे ऑप्टिक्स से, ठीक है। डॉपलर इफेक्ट, इंटरफेरेंस एंड डाइफ्रैक्शन को कौन एक्सप्लेन करता है, आपका वेव नेचर, ठीक है। और ये जो रिफ्लेक्शन है ये इसको कौन एक्सप्लेन कर रहा है, आपका रे ऑप्टिक्स। ऑप्शन नंबर ए रिफ्लेक्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूटन प्रपोज्ड हिज कॉपलस थ्योरी ऑफ लाइट ऑन द बेसिस ऑफ Planck's quantum theory, rectilinear propagation of light, refraction
इफेक्ट ऑफ फोटॉन्स, डिस्पर्शन इफेक्ट ऑफ लाइट। तो पहले हम देखते हैं कि देखिए क्वांटम थ्योरी से इसका कोई लेना देना नहीं है, रिफ्लेक्शन फोटॉन्स से भी कुछ लेना देना नहीं, डिस्पर्शन इफेक्ट से भी इसका कुछ लेना देना नहीं है। सो ऑप्शन नंबर बी रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन ऑफ लाइट जो है इसका सही आंसर है। अब देखिए कॉपलेस थ्योरी बेसिकली है क्या। कॉपलेस थ्योरी जो न्यूटन ने दी थी उसने ये बोला था कि आपकी लाइट जो है वो एक रेक्टिलिनियर पाथ फॉलो करती है जब तक उसके पाथ में जो है कोई ऑब्स्टेकल ना आ जाए। ऑब्स्टेकल आने के बाद भी ये क्या हो सकती है, टर्न ले सकती है, लेकिन अपने रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन ऑफ लाइट को ये नहीं छोड़ती है। ये तो था उनका फर्स्ट अजम्पशन, फर्स्ट जो उनका रिजल्ट था। सेकंड उन्होंने बोला था कि जब रिफ्लेक्शन होती है सरफेस से, देखिए ये आपकी लाइट गई और रिफ्लेक्शन किस सरफेस से हो रही है ये भी डिपेंड करता है, राइट। एंड थर्ड उन्होंने बोला था कि जब आपकी रिफ्रैक्शन होती है लाइट की, देखिए ये आपका क्या है, यहाँ पे ये आपका एयर है और आगे जाके यहाँ पे वाटर है, ठीक है। तो रिफ्लेक्शन जो है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में किस तरीके से हो रही है। तो तीन फिनोमिना उन्होंने बताए थे। फर्स्ट था उन्होंने कि जो लाइट है वो क्या करती है, रेक्टिलिनियर पाथ को फॉलो करती है। सेकंड उन्होंने बताया था कि वो डिपेंड इस बात पे भी करती है कि आपकी रिफ्लेक्शन किस सरफेस से हो रही है। थर्ड बताया था कि रिफ्रैक्शन जो है लाइट की हो सकती है जब एक लाइट जो है फर्स्ट मीडियम से सेकेंड मीडियम में जाती है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 10। विच वन ऑफ द फॉलोइंग फिनोमिना इज नॉट एक्सप्लेन्ड बाय हाइजन कंस्ट्रक्शन ऑफ वेव फ्रंट। रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन, डायफ्रैक्शन, ऑरिजिन ऑफ स्पेक्ट्रम। देखो हाइजन कंस्ट्रक्शन जो वेव फ्रंट्स हैं उसने रिफ्रैक्शन जो है वहाँ पे भी आपके वेव फ्रंट्स बनते हैं जो कि एक्ट करते हैं एज अ सोर्स ऑफ सेकेंडरी वेवलेट्स। रिफ्लेक्शन के केस में भी सिमिलर केस होता है, डायफ्रैक्शन के केस में भी सिमिलर केस होता है, लेकिन हाइजन कंस्ट्रक्शन ऑफ वेव फ्रंट्स जो हैं वो इस बात को एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं कि जो लाइट है, जो आपके सेकंड वेव फ्रंट्स या वेव फ्रंट्स जो बन रहे हैं उनका ओरिजिन क्या है स्पेक्ट्रम का, ओरिजिन जो है स्पेक्ट्रम का वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट आंसर है। 11th क्वेश्चन है हाइजन वेव थ्योरी ऑफ लाइट कैन नॉट एक्सप्लेन। की हाइजन की जो वेव थ्योरी थी वो कौन से फिनोमिना को एक्सप्लेन नहीं करती है। डायफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस, पोलराइजेशन, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। देखिए डायफ्रैक्शन को भी एक्सप्लेन करती है ये, राइट। इंटरफेरेंस को भी ये क्या करती है, एक्सप्लेन करती है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को भी ये क्या करती है, एक्सप्लेन करती है। लेकिन पोलराइजेशन को ये एक्सप्लेन नहीं कर पाती है क्योंकि पोलराइजेशन में क्या होता है कि जो आपके वेव फ्रंट्स हैं, ठीक है, वो सोर्स की तरह काम नहीं कर सकते हैं सेकेंडरी वेव्स बनाने के लिए, राइट। नेक्स्ट है आपका अकॉर्डिंग टू हाइजन प्रिंसिपल लाइट इज अ फॉर्म ऑफ पार्टिकल, रेज, वेव या नन ऑफ दिस। देखिए हाइजन प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग जो लाइट जो है वो फॉर्म है एक तरीके की वेव की, तभी आपके जो हैं वो क्या करते हैं, वेव फ्रंट्स बनते हैं और आगे वो एक्ट करते हैं एज अ सेकेंडरी वेवलेट्स। 13 क्वेश्चन है हाइजन्स कंसेप्ट ऑफ सेकेंडरी वेव। की हाइजन का जो कॉन्सेप्ट दिया था उन्होंने सेकेंडरी वेव्स के बारे में, वो किस बात को लेके था। अलाउज अस टू फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ कोर्स, ये तो बिल्कुल ही नहीं था। इज अ ज्योमेट्रिकल मेथड टू फाइंड अ वेव फ्रंट, ऑफ कोर्स ये एक तरीके का ज्योमेट्रिकल मेथड था जिसकी वजह से हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, वेव फ्रंट्स। इज यूज टू डिटरमिन द वेलोसिटी ऑफ लाइट, ये बिल्कुल भी नहीं था कि वेलोसिटी ऑफ लाइट क्या होती है, फिक्स होती है। इज यूज टू एक्सप्लेन पोलराइजेशन, पोलराइजेशन का जो इफेक्ट है वो हाइजन जो थ्योरी है उसको एक्सप्लेन ये बिल्कुल भी नहीं करता है, पीछे ही पढ़ा है हमने। नेक्स्ट है ये ग्रेजुएशन लेवल का क्वेश्चन है फ्रीक्वेंसी ऑफ विजिबल लाइट इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ। ये देखिए फ्रीक्वेंसी पूछी गई है आपसे विजिबल लाइट की, तो आपको एक स्पेक्ट्रम होता है जिसमें फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ मेंशन की होती हैं, तो आपको पूरे तरीके से याद होना चाहिए। यहाँ पे पूछा गया है फ्रीक्वेंसी ऑफ विजिबल लाइट, तो ये आपकी जो फ्रीक्वेंसी है वो कितनी होती है, 10⁻15 हर्ट्ज। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है इंटरफेरेंस इज अ रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी, इंटेंसिटी, वेवलेंथ या स्पीड। तो देखिए इंटरफेरेंस जो होती है बेसिकली ये 2 टाइप की होती है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ठीक है। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में आपका क्या होता है, जो आपकी वेव्स हैं वो क्या होती हैं, कंस्ट्रक्ट होती हैं, मीन्स जुड़ जाती हैं। और डिस्ट्रक्टिव में क्या होता है कि आपकी जो वेव्स हैं वो क्या हो जाती हैं, माइनस हो जाती है। तो ये सारा का सारा जो फिनोमिना है बेसिकली क्या हो रहा है कि ये जो आपकी वेव्स हैं इसकी इंटेंसिटी क्या है और इसकी इंटेंसिटी क्या है, ठीक है। तभी आपके पास I1 + I2 इस तरीके से बनता है और यहाँ पे I - I2 विच इज इक्वल टू I1 - I2। तो ये बेसिकली ये क्या है, एक तरीके का रीडिस्ट्रीब्यूशन है। रीडिस्ट्रीब्यूशन किसका हो रहा है यहाँ पे,
इंटेंसिटीज़ का हो रहा है कि इस वेव की कितनी इंटेंसिटी है, इस वेव की कितनी इंटेंसिटी है। एनर्जी पे ऑब्वियसली ये डिपेंड करता है, वेवलेंथ के ऊपर भी डिपेंड करता है, इंटेंसिटी के ऊपर भी डिपेंड करता है, ठीक है। लेकिन इंटरफेरेंस जो है रीडिस्ट्रीब्यूशन है किसका, इंटेंसिटी का। और ये इंटेंसिटी जो है आपकी क्या हो सकती है, मैक्सिमम भी हो सकती हैं और मिनिमम भी हो सकती हैं। So this is all for today. Like, share and subscribe for more videos.